बनारस के लोगों की इच्छा है कि अब की बार कूल हमार। कहां हैं आप? कहां जिता रहे हैं किसी को नरेंद्र मोदी के खिलाफ? बनारस के लोगों का डायलॉग क्या है? अब की बार कूल हमार। गांव डाय डाय भैया प्रणाम, भैया प्रणाम, भैया प्रणाम, भैया प्रणाम, भैया प्रणाम। घोसी में 4 जून को जीत के पहला इंटरव्यू मैं आर वाइस के साथ करूंगा, क्योंकि आर वाइस सबसे ज्यादा टेंशन में है। रिपीट पे रिपीट, रिपीट पे रिपीट, रिपीट पे रिपीट देख ही रहे हैं। अब तो चुनाव सिर्फ इसलिए हो रहा है कि हर 5 साल पे हम इन विपक्षियों को लगातार जलील पे जलील, जलील पे जलील, जलील पे जलील। अब चुनाव ही सिर्फ जलील करने के लिए हो रहा है विपक्ष को। आन्हर देखनी गोहत कहनी मौसी पा लगी। अब जनता जनार्दन को मैं कह रहा हूं कि आप लोग 4 तारीख का इंतजार करिए, घोसी की काउंटिंग होगी और पहला इंटरव्यू मैं आप लोगों को दूंगा इन्हीं के चैनल पे, ये गारंटी है। नाऊ कई बार हुजूर अगवा आई, सामने चुनाव खड़ा हो, 4 तारीख के गिना जाइए। हम 4 लोग को धरती पे मानते हैं। पहला मेरे माता पिता, दूसरा ओम प्रकाश राजभर, तीसरा नरेंद्र मोदी, चौथा आदित्यनाथ योगी। देश में लोकसभा चुनाव को लेकर सारी पार्टियां अपनी सरगर्मियां तेज करती नजर आ रही हैं, लेकिन वहीं पूर्वांचल की सीटों की अगर बात कर ली जाए तो लगातार जो छोटे दलें हैं उनको बताया जा रहा है कि इस बार इंडिया गठबंधन को काफ़ी मजबूती दिलाते नजर आ रहे हैं। बात करेंगे वाराणसी लोकसभा पर, जहां से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि अब की बार 400 पार। तो आइए हम जानते हैं, नेताजी हैं सुहेलदेव, भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता आनंद तिवारी जी हैं, लगातार रूबरू होते हैं आनंद जी। लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि वाराणसी लोकसभा सीट पर चुनौती देने के लिए तमाम पार्टियां अपने दिग्गज प्रत्याशियों को उतारते नजर आ रही है। अगर बात कर ली जाए अजय राय की, दीपक जी बहुत बहुत धन्यवाद। बनारस के लोगों का जो मन है वो, बनारस के लोगों की इच्छा जो है वो ये नहीं है कि अब की बार 400 पार। बनारस के लोगों की इच्छा है कि अब की बार कूल हमार। कहां हैं आप? कहां जिता रहे हैं किसी को नरेंद्र मोदी के खिलाफ? बनारस के लोगों का डायलॉग क्या है? अब की बार कूल हमार। लेकिन सवाल ये है कि क्या बनेगी सरकार? एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में बनेगी सरकार, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में बनेगी सरकार। और एक चीज़ और बता दें, भारत की जनता जाग गई है। रिपीट पे रिपीट, रिपीट पे रिपीट, रिपीट पे रिपीट देख ही रहे हैं। अब तो चुनाव सिर्फ इसलिए हो रहा है कि हर 5 साल पे हम इन विपक्षियों को लगातार जलील पे जलील, जलील पे जलील, जलील पे जलील। अब चुनाव ही सिर्फ जलील करने के लिए हो रहा है विपक्ष को, क्योंकि जनता तो वोट मोदी जी को दे रही है, मोदी जी के गारंटी को दे रही है। और एक चीज़ बता रहे हैं, अब की बार 400 पार नहीं। अब आप भी बोलिए बंधु कि अब की बार कूल हमार। लेकिन सवाल आनंद जी, आप लगातार यही कहते हैं, आपका ओवर कॉन्फिडेंस नगर निगम चुनाव में देखा गया था, जिसमें आपने भी कहा था कि विजयी प्राप्त करने जा रहे हैं, भाजपा से हमारी टक्कर है। लेकिन जिस हिसाब से आपको नहीं लगता कि कांग्रेस के इतने बड़े नेता अजय राय, जो कि प्रदेश के प्रवक्ता हैं, काफ़ी चुनौतियों देने के लिए उनको खड़ा किया गया है? वहीं अगर बात कर ली जाए तो लगभग 26 तारीख की वो दिन होगी जब पीडीएम भी अपने प्रत्याशी को घोषित करेगा। ऐसा कहा जा रहा है कि बनारस वाले मिश्रा भी आ सकते हैं। क्या लगता है इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ ये जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, ये कितना सही साबित होने वाला है? ये बार बार रचा जाता है, राजनीति का एक हिस्सा है। ये षड्यंत्र रचेंगे, लेकिन जनादेश जनता के हाथ में है। भगवान जनता है, जज जनता है, और काम से जनता संतुष्ट है। हमको एक चीज़ बताइए, पिछले चुनाव में भी हरा रहे थे, उसके पिछले चुनाव में भी हरा रहे थे, इस बार भी हराने चले हैं। अब बार बार पटकायल के जे पटकायल वह फिर लपटल है, तब फिर पटकाई। मतलब अजय राय को मानते हैं कि नहीं? टक्कर की मानते हैं कि लिए लड़ाई अजय राय को? हम क्यों के ना मानित? अजय राय को मानते हैं कि नहीं? क्यों हो के ना मानित? क्यों माने कुछ ना। हमारा 1 मैन शो नरेंद्र मोदी। मतलब अजय राय को भी नहीं मानते आप?
बतावत है हम के मानिला। हम 3 ही लोग को, 4 लोग को धरती पे मानते हैं, बस हम 4 लोग को धरती पे मानते हैं। पहला मेरे माता पिता, दूसरा ओम प्रकाश राजभर, तीसरा नरेंद्र मोदी, चौथा आदित्यनाथ योगी और हमारी जनता जनार्दन। गठबंधन के पहले ये 2 नाम नहीं जानते, गठबंधन के पहले ये 2 नाम आप नहीं जानते थे। आप तो कहते थे कि उन लोग को तो हम जानते ही नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है। आज गठबंधन हो गया तो आप योगी जी को भी देख रहे हैं, मोदी जी को भी देख रहे हैं। क्या ये गठबंधन किस तरह से माना जाए कि इसको भी जुमला साबित करेंगे आप? एक मिनट मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, आपका उत्तर इसी में है। गठबंधन से पहले आप अखिलेश को मानते थे? नहीं, कभी हमारा कोई ऐसी वीडियो या कुछ हो ऐसा निकाल लिए कि अखिलेश के लिए हमने कभी ऐसा स्टेटमेंट दिया हो। हाँ, हम उनके साथ हम लोग ज़रूर थे, लेकिन हम लोग वहाँ वो हम लोगों का जीवन का सबसे बड़ा गलत डिसीजन हो गया था। अब वो गलती हम दोहराएंगे नहीं, हम गलती नहीं दोहराते। और हमारे जो एजेंडे हैं, समान शिक्षा का अधिकार और बिजली बिल माफ़, किसानों का कर्जा माफ़, पूर्वांचल राज, शराबबंदी, महिलाओं को 50% आरक्षण, इन मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। इसलिए हम लोग भाजपा के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। सुहेलदेव, भारतीय समाज पार्टी वाराणसी लोकसभा सीट पर किस तरह से जनबल लेकर आ रही है? देखिए, हम आपको बताएं कि हम लोगों के पास धनबल नहीं है, लेकिन हम लोगों के पास जनबल बहुत तगड़ा है, बहुत है। हमको बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास है अपने ऊपर, अपने लोगों पे, अपने कार्यकर्ताओं पे। और ये जो 47-48 डिग्री टेम्परेचर में हमारे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के सम्मानित नेता कार्यकर्ता जो घर घर घूम रहे हैं, जनता जनार्दन की सेवा कर रहे हैं, ये हमको परिणाम दिलाएगा। हम एक एक बूथ पे हराएंगे विपक्ष को, एक एक बूथ पे विपक्ष को हराएंगे और तब हम शांति से बैठेंगे। और एक चीज़ बता दे रहे हैं, ये जो रेड जोन निकाल रहे हैं कि ये सीटें रेड जोन है, ये सीटें ग्रीन जोन है, हम तो उत्तर प्रदेश में 80 की 80 जीतेंगे। हम 79 नहीं होने देंगे, 80 की 80 जीतेंगे। दीपक जी, ये मैं तब भी कह रहा था, आज भी कह रहा हूं, और जिस दिन 4 जून को काउंटिंग होगी उस दिन भी मैं आपसे बात करूं। लेकिन पीडीए और पीडीएम गठबंधन जो है, वो जो समीकरण बना रहा है, ये ऐसा कहना है कि भाई 80 में से लगभग 60% सीटें तो हमारे तरफ आ रही, और आप पूरे 80 के दावे कर रहे हैं। कैसे ये दावे को क्या माना जाएगा? आन्हर देखनी गोह तो कहनी मौसी पा लगी, पीडीए का फरियाए गल, अब आयल है पीडीएम। इनहू को देखत है, हम पहले ही से चिल्लात रही कि छत बिछत हो जाएगा पीडीए, और जो मैं कहा वही हुआ। हम लोग भले निर्णायक नहीं हैं, लेकिन अनुभव हमसे ज़्यादा कोई नहीं रखा है। दिन भर हम जनता जनार्दन में रहते हैं, गांव गांव डाय डाय भैया प्रणाम, भैया प्रणाम, भैया प्रणाम, भैया प्रणाम, भैया प्रणाम, ये हम लोगों का काम है दिन भर। तो हम लोगों को अंदाज है कि जहाज़ कहाँ जाते, कहाँ लैंड करी। तो ऐसा कुछ नहीं है, पीडीए का जौन दशा है उसे ढेर दुर्गत पीडीएम का हुई। लेकिन ये कहा जा रहा है कि मंदिर और मस्जिद की राजनीति चल रही है भारतीय जनता पार्टी में, और ये भी कहा जा रहा है कि इस बार लोकसभा चुनाव में जो तीसरी बार सरकार बनने की बातें आ रही हैं, तो उसमें पिछड़ा दलित मुसलमान जो है, उसमें मुसलमान जो आ रहा है, वो इस बार क्या भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा? देखिए, हम आपको बताएं, वो सब समाजवादी पार्टी मुसलमानों का वोट ली, बहुजन समाज पार्टी मुसलमानों का वोट ली, कांग्रेस पार्टी मुसलमानों का वोट ली। जब देश आज़ाद हुआ था तो इन सरकारी विभागों में मुसलमान 10-12% हुआ करते थे। अभी एक दिन हम लोग देखे तो पता, भाजपा को मुसलमान वोट देंगे कि नहीं? नेताजी भाजपा को देंगे कि नहीं? दे रहे हैं। हम कैसे देंगे? कैसे? इसीलिए दे रहे हैं ना, जब वो ठगा महसूस कर रहे हैं मुसलमान अपने को। मुसलमान सपा बसपा कांग्रेस के साथ रहकर अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। हमारे पास उनके लिए एजेंडे हैं, हम लोग उनके लिए काम करेंगे। आज मुसलमानों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति बढ़ता जा रहा है, दिन दूना रात चौगुना। और आने वाले समय में मुसलमान, एक एक मुसलमान भारत का भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी इनका क्या नुकसान कर सकती है या क्या कर रही है? कुछ नहीं कोई कर पाएगा। एक एक मुसलमान वोट आने वाले समय में भाजपा को देगा। इन विपक्षियों के धोखे से मुसलमान, इन विपक्षियों का धोखा मुसलमान भी समझ चुका है। आज 1% से भी कम सरकारी महकमा में मुसलमान रह गए हैं। ये सवाल कांग्रेस और सपा और बसपा वालों से पूछना लाजमी है, पत्रकार बंधु आपका, कि ये हो क्या रहा है? जनादेश दे रहे हैं मुसलमान और नौकरी पा रहे हैं उनके सजाती लोग।
यही लोकतंत्र है। 2022 की विधानसभा की चुनाव होती है, अधिकतर समाजवादी पार्टी को अगर वोट मिलती है तो वो मुसलमान और यादव को मिलती है, और आप कहते हैं कि समाजवादी पार्टी ने ठग लिया मुसलमानों को। किस तरह की आरोप लगा रहे हैं? पार्टी ने ठगा मुसलमानों को, बहुजन समाज पार्टी ने ठगा मुसलमानों को, कांग्रेस पार्टी ने ठगा मुसलमानों को, तब वो सब थक हार के हम लोगों के हार रहे हैं। लेकिन कुछ मुसलमान तो कह रहे हैं कि भाजपा ने तो हमें दिल से चोट दे दिया, मजार मस्जिद को गिरा के। कुछ नहीं, कोई नहीं कह रहा है। ये सब खाली वोट लेने के लिए सपा बसपा कांग्रेस मुसलमानों को गुमराह करती है और उन्हें भड़काती है। आज एक एक मुसलमान सुकून से है हमारे हिंदुस्तान में, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ वोट लेने के लिए ये सपा बसपा कांग्रेस वाले लोग उनको भड़का के, उनके अंदर गलत गलत चीज़ें बता के और सिर्फ वोट लेने का काम कर रहे हैं। पीडीएम गठबंधन बताया जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ पिछड़ा दलित मुसलमान, मतलब पिछड़ा दलित मुसलमान का जितना भी वोट है इस देश में, वो सिर्फ और सिर्फ पीडीएम को जाने वाला है। तो आपके दावे कैसे आ रहे हैं? आपके दावे तो साफ साफ फेल आ रहे हैं। पीडीएम गठबंधन तो साफ तौर पे कह दिया कि पूरे मुसलमान हमको बनारस को देंगे, पीडीएम को देंगे, और जहां से कि असुद्दीन ओवैसी अब एक प्रत्याशी भी लॉन्च करने वाले हैं महज 26 तारीख। तो क्या करे, घबराहट हुआ आवे या 4 जून आवत गिना जाई उमन का हो, कितना पीडीए कितना पीडीएम सबकर परिया जाई। ज़्यादा नाऊ कई बार हुजूर अगवा आई, सामने चुनाव खड़ा हो, 4 तारीख के गिना जाई, पता चल को लेके अगर और सीटें हम 100% जीत रहे हैं तो घोसी 200% जीत रहे हैं। घोसी को लेके मेरा एक ही स्टेटमेंट है, और घोसी में 4 जून को जीत के पहला इंटरव्यू मैं आर वाइस के साथ करूंगा, क्योंकि आर वाइस सबसे ज्यादा टेंशन में है घोसी। नहीं कोई टेंशन में नहीं है घोसी इसलिए टेंशन में क्योंकि हॉट सीट बताया जा रहा है, हॉट सीट ले कहा जा रहा है। नहीं नेताजी हमारी बात को सुनेगा। उपचुनाव आपने हारा, लोकसभा पे तो सवाल खड़ा हो गए, लोकसभा पे तो सवाल खड़ा हो जीत लगी रहती है। वो निकालें, घोसी को निकालें रेड जोन से। घोसी हम जीत रहे हैं, हम जीत के दे रहे हैं घोसी 100%। अगर सीट बताया जा रहा, फंसा सीट बताया जा रहा वहां, तो आप लोगों ने सीट ही डुबा दिया। समीकरण दे दिए हैं, वो गुमराह करने के लिए हॉट सीट बता रहे हैं। घोसी कह तो रहे हैं कि अगर सारी सीटें हम 100% जीत रहे हैं तो घोसी 200% जीत रहे हैं। घोसी में तो एक दिव्यांग पत्रकार भी लड़ने जा रहा है, जो कि बताया जा रहा है कि अब काफी मजबूती देखने को मिलेगा। किसने रोका है? आए लड़े, लोकतांत्रिक देश है, किसी ने रोका है? लड़े, पहुंचे वहीं, लड़े। चुनौतियां हैं, हाँ, ताकत देख रहे हैं सबको। 4 तारीख को सबको घोसी में, 4 तारीख को घोसी में 4 बजे तक सबको हरा देंगे और हरा के भगा देंगे। और अगर नहीं हराए तो आनंद तिवारी जी क्या करेंगे? आप हो जाई, फरिया जाई, हमार तो हर वही दिन बात हो जाई, यही कैमरा पर, यही पब्लिक गवाह रही। आप जनता जनार्दन को मैं कह रहा हूं कि आप लोग 4 तारीख का इंतजार करिए, घोसी की काउंटिंग होगी और पहला इंटरव्यू मैं आप लोगों को दूंगा इन्हीं के चैनल पे, ये गारंटी है। राजभर समाज नाराज है घोसी में, कहा जा रहा है। तमाम इंटरव्यूज़ भी चल रहे हैं, वहाँ की कुछ विपक्ष पार्टियाँ भी कह रही हैं कि देखिए भैया, घोसी उपचुनाव में तो ओम प्रकाश राजभर की वजह से पार्टी हार गई, और इस बार लोकसभा भी हारने जा रही है। पत्रकार बंधु, आप चले जाइए घोसी, आप वहाँ का फीडबैक ले लीजिए, फीडबैक लेके उस टेलीकास्ट दिखाइए, उस टेलीकास्ट को हम देखेंगे और वहाँ आप जाएंगे तो आपको भी महसूस होगा कि क्या सच्चाई है, आप मान जाएंगे। अभी आप घोसी में जाके फीडबैक लेंगे तब आपको आश्वस्त होंगे। अभी सुनी सुनाई बात है, तो इसलिए उस सुनी सुनाई बात पे ना जाएं। सच्चाई जो है वहाँ पे हम लोग, मतलब वहाँ का जो समीकरण है वहाँ पे हम लोग आंख बंद करके जीत रहे हैं, गारंटी से जीत रहे हैं। हम भी नेता, हम भी अनुभव रखे हैं। सपा का गढ़ बताया जाए। गढ़ नहीं होता किसी का, जनता है। तो मोदी जी का गढ़ कैसे हो गया बनारस? तो आप ही लोग तो कहते हैं कि प्रधानमंत्री का गढ़ है भाई, आप ही लोग तो कहते हैं प्रधानमंत्री गढ़। हम लोग कहते हैं प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है गढ़, हम लोग नहीं कहते। गढ़ गुड़ किसी का नहीं होता, ये जनता का गढ़ है, जनता का गढ़ है, गढ़ किसी का नहीं होता। घोसी में परचम लहराएगा, क्यों नहीं लहराएगा। 4 बजे का समय दिया आपने। 4 बजे तो 4 बजे सबको हराएंगे, हरा के भगा देंगे। किसको हराएंगे? सारे विपक्षियों को हरा के भगा देंगे। वो आप जिसका नाम ले रहे हो उसे भी हरा के भगा देंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सब आनंद तिवारी को सुन रहे थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि वाराणसी लोकसभा सीट पर किसी की भी लड़ाई नहीं है। साफ तौर पे 400 पार के जो नारे हैं वो आनंद तिवारी की तरफ से भी लगाए जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि घोसी लोकसभा सीट को हॉट सीट बताया जा रहा है। क्या अरविंद राजभर इस बार परचम लहराएंगे या घोसी जैसा उपचुनाव जैसा माहौल क्रिएट करते नजर आएंगे? वाराणसी से दीपक चौबे, ब्यूरो रिपोर्ट, आर वॉइस न्यूज़।